देखिए, किसी भी मामले की जांच कई तरह से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक जांच चल रही है तो दूसरी नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। कई कई मामलों में आयोग भी गठित हो जाता है, सीबीआई भी अपनी जांच करती है। आप देखिए 84 के दंगों में आयोग भी गठित हो गया, सीबीआई पे भी एफआईआर ने दर्ज की और जांच हुई, और फिर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ती है। तो जांचें तो हो सकती हैं। जेपीसी की जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसका एक लिमिटेड मैंडेट है। वो लिमिटेड मैंडेट ये है कि क्या शेयरों को ओवर प्ले करके, मतलब उनको ज्यादा, उनको जितनी उनकी वैल्यू नहीं थी उसको किया गया, या और सेबी से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई आप जांच करिए और बताइए कि इसमें क्या क्या सब है। लेकिन ये बड़ा व्यापक मुद्दा है दरअसल अडानी जी हिंडनबर्ग वाला जो है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने करीब कितने 86 के आसपास सवाल शायद जो है उसमें उठाए हैं, रेस किए हैं। उसमें कई गंभीर मुद्दे भी हैं उसमें, जैसे बैंकों से जो पैसा लिया गया, एलआईसी से लिया गया, और उसके बाद कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। फिर जो शेल कंपनियों के जरिए, जो बहुत सारी शेल कंपनियों के जरिए जो हजारों करोड़ रुपए आए और जिससे शेयर प्राइस और ऊपर हुआ, वो कम पैसा कहाँ से आया, ये सब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में नहीं है उसमें। और दुबई की रूटिंग से है किस रूट से आया, दुबई से आया, ये कहाँ से आया, तमाम से। तो ये सब व्यापक जांच इसकी जेपीसी में हो सकती है, क्योंकि जेपीसी का जो दायरा होगा वो बड़ा होगा। इसीलिए हमेशा जब भी कोई घोटाला होता है, और खासकर जिसके वैश्विक तार जुड़े हों, तो तुरंत जेपीसी की बात होती है। देखिए, बोफोर्स के तार वैश्विक थे, अंतर्राष्ट्रीय थे। आपका जो पेस्टिसाइड वाला, जो ये कोल्ड ड्रिंक वाला था, उसके वैश्विक थे। इसके अलावा जो आपका 2G जो था, उसमें तमाम सारी बाहरी कंपनियों को दिए गए थे, तो वो उसका दायरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है ये डिमांड अपोजिशन हमेशा करता है कि जेपीसी की मांग की जाए। इसका कारण ये होता है कि जेपीसी में, हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत होता है, लेकिन उसमें चूंकि प्रतिनिधित्व तो सभी दलों का होता है, जो सांसद अन्य दलों के भी है, विपक्ष के भी है, सत्ता पक्ष के भी है, सबका होता है। तो जो भी जांच में जो भी कार्यवाही होती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। उसमें मतलब सब चीजें सामने, जब जेपीसी की हेयरिंग जब होती है और उसमें संबंधित पक्षों को बुला के जब बात की जाती है, तो उसमें सारे पक्षों के सांसद बैठते हैं। तो उसमें किसी बात को, किसी चीज को छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं होती कि मतलब, क्योंकि अगर कोई चीज सरकार छिपाना चाहेगी तो अपोजिशन के जो मेंबर होंगे वो उसको सार्वजनिक कर सकते हैं कि भाई ये सरकार छिपा रही है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो हालांकि सार्वजनिक करने ना करने की बात होती है कि रिपोर्ट फाइनल पार्लियामेंट को दी जाती है और पार्लियामेंट बाद चर्चित होती है, पार्लियामेंट फिर सरकार को देती है, और उसके बाद उस रिपोर्ट में स्वीकार करने के बाद जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो सिफारिशें होती है, उन पर सरकार को एक्शन लेना होता है। ये जेपीसी का कुल मिलाकर के की व्यवस्था है। लेकिन सबसे उसमें जो है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी, विपक्ष का जांच में हिस्सेदार होना, और तीसरा जो बड़ी बात है, सरकार दबाव में रहती है इस मामले में। तो जब दबाव में आ जाती है सरकार, तो विपक्ष को लगता है कि जो है वो इसको मुद्दे को दूर तक ले जा सकती है। कमेटीज का क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अब जैसे पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और बाद मामला आ गया, हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो इसलिए जो है, जो जेपीसी की रिपोर्ट है, जो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, वो अपनी जांच करती रहेगी। उसकी अपनी फाइंडिंग्स जो होंगी, जो उसका मैंडेट है, जो उसका दायरा है, उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को। और अगर जेपीसी बनती है तो जेपीसी बनने के बाद उसमें विपक्ष के सांसद होंगे, सत्ता पक्ष के सांसद ज्यादा होंगे, फिर उसमें एक हियरिंग चलेगी प्रक्रिया, और संबंधित पक्षों को तलब किया जा सकेगा। जेपीसी को एक पावर होता है कि वो किसी को भी तलब कर सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर के काफी जो है ये होता है। और उसमें और बताओ दिलचस्प, जेपीसी से सरकारें बचती क्यों है? सरकारें बचती इसलिए है जेपीसी बनाने से, क्योंकि उसके पास एक मैंडेट होता है कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री को भी हियरिंग के लिए बुला सकती है। इसीलिए जब 2G का मामला था तो बहुत लंबे समय तक यूपीए सरकार बचती रही। मनमोहन सिंह ने यहां तक कहा कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीएससी जो है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट की जो अकाउंट कमेटी है, वो जांच करे, और मैं उसके सीनियर मोस्ट अध्यक्ष है, डॉक्टर मुरलीधर जोशी थे उसमें अध्यक्ष, मैं उनके सामने पेश होने के तैयार हूँ। मनमोहन सिंह ने भाषण में कहा था, बुराड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें क्योंकि जेपीसी के इसीलिए सरकार बचती है कि भाई प्रधानमंत्री को बुला लिया गया तो प्रधानमंत्री का जो है एक एम्बेरसमेंट होता है, और काफी सरकार की किरकिरी होती है। इसलिए हमेशा सरकारें जेपीसी से बचना चाहती है।
लेकिन जब दबाव पड़ता है, भाई राजीव गांधी ने बनाई जेपीसी, बोफोर्स के समय बनी, तो उसके बाद जो है शंकरा निगम उसके अध्यक्ष थे, इसके बाद जो है कोका कोला वाले मामले में, कोल्ड ड्रिंक वाले मामले पे बनी, केतन पारीक पर बनी, हर्षद मेहता पर बनी, तो बनी। ये अलग बात है कि उन्हें प्रधानमंत्रियों को तलब नहीं किया गया उस तरह से, जैसे कि, लेकिन एक उसका एक मैंडेट होता है क्योंकि सदन की कमेटी होती है, सदन की कमेटी होने के नाते वो बुला सकती है अपने उसमें। तो इसलिए सरकार, इसलिए हर सरकार जब, मतलब बचने का मतलब क्या है, जब आपका बहुमत है तो आप रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि आपका बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें इसलिए बचती हैं कि उसे प्रधानमंत्री को बुलाने का एक जो रास्ता खुल सकता है, वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, जो है थोड़ा सा उसकी छवि पर असर डालने वाला होता है और फिर मुद्दा और बड़ा हो जाता है। देखिए, एक तो पहले मैं एक तथ्य सुधार दूं, हम सब लोगों को सुधारना चाहिए, जो मैंने भी गूगल पे देखा, क्योंकि लगातार हम सब ये कह रहे हैं कि जब 2014 में 602 नंबर पे थे अडानी, गूगल बता रहा है 437 नंबर पे थे ये। अच्छा, चेक किया क्योंकि किसी डिस्कशन अच्छा, किसी ने पॉइंट आउट किया था मुझे, तो अभी मैंने देखा। अच्छा, तो 437 है उसमें अकॉर्डिंग टू गूगल। अच्छा, मैंने फॉर्च्यून में पढ़ा था तो 609 लिखा था। खैर कोई बात नहीं, तभी बहुत फर्क है। विनोद भैया वो 609 ही फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल जो है किसी और की रिपोर्ट उठा रहा होगा, तो अच्छा। ये वजह हो सकती है। जो बहरहाल मतलब ये तो सही है ना कि वहां से चाहे 437 हो चाहे 609 हो, वहां से नंबर 2 पे आना 8-9 साल में दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। नहीं, वो सांप सीढ़ी वाला खेल है। सीढ़ी पकड़ के चढ़ गए 98 पे, उसके बाद 99 पे आगे गिर गए, तो कुछ जो वैसी स्थिति हो गई। खैर, मैं एक चीज कह रहा था, देखिए जो विनीता ने सवाल किया, ये बात तो सही है कि जैसा कि भैया ने कहा कि मुद्दा पब्लिक डोमेन में तो आ गया है चर्चा में, कि मतलब कहीं कुछ है, क्या है क्या नहीं है ये अभी लोग भले नहीं समझे, लेकिन कहीं कुछ है, ये तो एक चर्चा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, देखिए हम लोग थोड़ा कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बीजेपी को। अभी भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह बोफोर्स को लेकर के एक इशू बना था कि देश की रक्षा सौदे में दलाली की गई, देश के सैनिकों की जान की कीमत पर पैसे खाए गए, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया जो वीपी सिंह बनाने में कामयाब हुए थे। राय साहब तो है बैठे हुए हैं, ये भी उसमें शामिल थे, उस महायज्ञ में राजीव गांधी को की आहुति देने में सारे लोग शामिल थे। तो उसमें जो है मैं माफी, पर्ची ले गए, मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ। नहीं, हम सब थे भाई, पत्रकार के तौर पर हम लोग भी उस समय उसी धारा में बह रहे थे। बिल्कुल नहीं, तो गलत अगर कोई चीज हो तो उसके खिलाफ जिस अखबार समूह में थे वो भी उसमें सक्रिय था, तो वो सब उसमें वो सब कालखंड के इतिहास का था, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका मैं घटना बताता हूँ कहां से वो चीज, जब ये बोफोर्स का मुद्दा आया स्वीडिश रेडियो का, और वीपी सिंह ने अपना शुरू किया और ये चल रहा था, और उसके बाद वीपी सिंह जब निकले कांग्रेस से, फिर उन्होंने मेरठ के पास एक सभा की थी, मवाना के पास। मैं उस समय मेरठ में था, नवारा टाइम्स की तरफ से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संवाददाता था, तो मैं कवर कर रहा था। तो हम 3-4 पत्रकार थे, तो हम लोगों ने लोगों से पूछना शुरू किया, जो मीटिंग में लोग आए थे, कि भाई ये बोफोर्स के बारे में जानते हो? तो लोगों ने कहा कि कोई नया ट्रैक्टर है लगता, कहा कोई नया ट्रैक्टर दिखे। तो हम लोगों को लगा यार ये तो नेता लोग तो मंच से भाषण दिए जा रहे हैं बोफोर्स, और जनता को ट्रैक्टर समझ रही है। तो ये बात सतपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, ये सारे हम लोगों की जो उस वक्त नेता लोग मित्र मंडली में थे, उनसे हम लोगों ने चर्चा की, भैया तुम्हारा मुद्दा जो है तो ट्रैक्टर तक जा रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने इस तरह से इस मुद्दे को बनाया कि एकदम हर आदमी को लगता था यार ये बहुत गड़बड़ी है, तब तक हमारे साथ धोखा हो गया, और उसका नतीजा हुआ कि राजीव गांधी हार गए चुनाव, और वीपी सिंह ने उसमें वो पर्ची दिखा के। अभी कांग्रेस या उसका पर्ची का कभी खुलासा नहीं किया, पूरा खाली पर्ची निकाल के बोल रहे करते थे वो। नहीं, वो अभी कांग्रेस या संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे को आम आदमी से नहीं जोड़ पा रहा है। कुछ लोग होंगे जिनके शेयर बाजार में जो पैसा लगाते होंगे, आप कह सकते हो उनके इंटरेस्ट, या LIC में कुछ लोग होंगे, लेकिन एक केला बेचने वाला, एक प्रेस करने वाला, एक रिक्शे वाला, एक खेत मजदूर, उस तक ये मामला अभी तक नहीं जा रहा है कि अडानी के राइस से उसका क्या नुकसान हुआ। ये अगर इसको जोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहे कि भाई गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि पैसा उधर चला गया सरकार का, पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ गए पैसा, अगर इस तरह का नैरेटिव बनाता है विपक्ष,
तब आम आदमी से जुड़ेगा जाकर के, नहीं तो आप हिंडनबर्ग करते रहिए राफेल की तरह, और वो ले आएंगे, वो हिंदुत्व को ले आएंगे, राम मंदिर को ले आएंगे, वो उसके बाद जो है देखिए आज ही आया कि 2024 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे, फिर वो शिलाएं आ जाएंगी कि वो नेपाल से आई है शिलाएं और वहां से नहीं, और भी मथुरा में भी शुरू हो गया है। मथुरा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शरद जी, वो रामशिला है और अयोध्या और हिंदुत्व और इसी में वो बाबा जी आ गए, जो तमाम तरह के बाबा लोग आ रहे हैं, एक हमारे कानपुर में एक आ गए हैं, एक वहां मध्य प्रदेश में, अब वो तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अब हिंदू राष्ट्र नैरेटिव चला देंगे तो फिर लोग भूल जाएंगे, फिर वो कहेंगे क्या हिंदुत्व है हिंदू राष्ट्र। तो ये विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है कि इस मुद्दे को कॉमन मैन का मुद्दा कैसे बनाए। अगर कॉमन मैन का मुद्दा बना दिया तब तो मुश्किल में हो, जेपीसी बने या ना बने अलग बात है, लेकिन कॉमन मैन का मुद्दा बनाने में अभी तक विपक्ष जो है कामयाब नहीं हो पाया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।